सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करेंट अफेयर्स के एक खास सेगमेंट जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू, जिसमें कुछ मल्टी चॉइस क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते हैं, जिनको सॉल्व कर कर आप यह चेक कर सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपका करेंट अफेयर तैयार हो रहा है या नहीं। तो आइए हम बात करते हैं अपने प्रोग्राम पर। उससे पहले अब मैं उम्मीद करूंगा कि डेली करंट अफेयर्स के वीडियो आपने न सिर्फ देखा होगा बल्कि उसको समझा होगा और अपनी जानकारी के हिसाब से आपने उसमें कुछ नोट भी किया होगा, और उसका उद्देश्य यह है आप परीक्षा के लिए तैयार अपने आप को कर रहे हैं। जैसे स्क्रीन पर आपके प्रश्न दिखाई दे, उम्मीद करूंगा आपके पास सही आंसर होगा और आप मुझे बता सकते हैं कि कितने प्रश्न आपके सही हुए या कितने गलत हुए। आइए हम एक एक करके इन प्रश्नों को डील करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वह है गिलगित बाल्टिस्तान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए विचार। पहला कथन, इसकी सीमाएं पाकिस्तानी पंजाब, अफगानिस्तान, चीन के जिंजियांग प्रांत से लगती हैं। दूसरा कथन है पाकिस्तान का संविधान इस क्षेत्र को स्वायत्त क्षेत्र अर्थात ऑटोनोमस क्षेत्र घोषित करता है। कथन तीसरा है 1984 के बाद पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति यहां जमीन खरीद सकता है। अब आपको निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन गलत है या गलत है यह आपको बताना है, अर्थात आपको गलत कथनों का चयन करना है। देखिए आपके स्क्रीन पर जो है कि इसके विकल्प भी दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके अगर हम इन कथनों का परीक्षण करें तो आपको पता है इसकी जो सीमाएं हैं वो सही बात है, वह पाकिस्तानी पंजाब, अफगानिस्तान और चीन के जिंजियांग प्रांत से लगते हैं, बिल्कुल सही है। और दूसरा जो कथन है कि पाकिस्तान का जो संविधान है, इस संविधान में ही इस क्षेत्र को जो है कि पाकिस्तान का नहीं बताया गया है, और ये हमें भी पता है क्योंकि हमने देखा है कि जब क्या हुआ था, पीओके वाला जो क्षेत्र था इस पर वहाँ के अफगानिस्तान और साथ ही साथ कुछ कबायली लोगों ने पाकिस्तान सेना के साथ जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, और ऐसे समय में जो उन्होंने भारत के क्षेत्रों पर अधिग्रहण कर लिया वह उसी का क्षेत्र है। अर्थात कहीं ना कहीं यह संविधान में इनका यह घोषित करना कि यह क्षेत्र ऑटोनोमस है, यह प्रूव करता है कि यह क्षेत्र भारत का है, हमारा है। तो कहीं ना कहीं यह कथन भी सही है, पहला और दूसरा कथन दोनों सही हैं। तीसरा जो कथन है कि 1984 के बाद पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है, बिल्कुल इन्होंने यहां पर नियम परिवर्तन करके यह परिवर्तन किया, लेकिन इसका भारत के द्वारा विरोध किया गया था, और कारण यह है क्योंकि यह हम इसको अपना जमीन मानते हैं, यह हमारी जमीन है जिस पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो इस तरह से तीनों कथन क्या हैं, सही है। और इसमें से अगर हमें ढूंढना है गलत कथन तो कोई भी गलत कथन नहीं है, आंसर होगा हमारा डी। आगे बढ़ते हैं। PAPR अर्थात पावर्ड एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। हाल ही में सिख डॉक्टर एसोसिएशन ने इसकी मांग की है। आपको पता होगा ये क्या है। यह लैब में और अत्यधिक इन्फेक्शन के केसेस में इसका प्रयोग होता है, आपको पता होगा। WHO ने यूरोप में इसका प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। अगला जो विकल्प है यह FFP3 के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। आपको चुनना है असत्य कथन, तो इसमें से जो असत्य कथन है वह सी है कि WHO ने यूरोप में इसका प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। नहीं, यूरोप में क्या होता है, इस समय जो मास्क यूज होता है वह है FFP3, और यह जो मास्क है सिख समुदाय चूंकि वह दाढ़ी रखते हैं तो उन पर प्रॉपर फिट नहीं हो पाता, और इसी के कारण हमने ब्रिटेन में देखा था कुछ डॉक्टर को
कोरोना के वार्ड से किसी दूसरे वार्ड में जो है कि ट्रांसफर कर दिया गया और इसके वजह से सिख जो डॉक्टर एसोसिएशन है इन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि आप हमें PAPR दे सकते हैं जिससे हम क्या कर सकें, अपने इस धार्मिक महत्व को बनाए रखते हुए, अर्थात चूंकि हम दाढ़ी नहीं कटवा सकते हैं तो हम इस धार्मिक महत्व को बनाए रखने के साथ साथ अपनी सेवा भी दे सकें। तो इस तरह से WHO ने यूरोप में इसका प्रयोग अनिवार्य नहीं किया है, जब यह जो आपका FFP3 जो मास्क है इसका प्रयोग अनिवार्य किया गया है डॉक्टर के लिए, ना कि PAPR के लिए। तो कुल मिलाकर आपका जो असत्य कथन है वह है सी। आगे बढ़ते हैं और वह अगला प्रश्न, तोमन या तोमड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। कथन एक है कि ईरान की सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे अपनाया है, आपको पता होगा, इसका पहले से प्रयोग ईरान में होता आया है। कथन तीसरा है, इसे अभी अयातुल्लाह खामनेई की अध्यक्षता वाली कमेटी का अनुमोदन मिलना बाकी है। अब आपको सत्य कथनों का इसमें चयन करना है। तो अब देखिए, अगर हम एक एक करके कथनों का परीक्षण करें तो हमें पता चलेगा कि इसको ईरान की सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अपनाया नहीं है, अर्थात इसमें अभी यह किया गया संसद से इसको अनुमोदित किया गया है, लेकिन यह अपनाया तब जाएगा जब अयातुल्लाह खामनेई की अध्यक्षता वाली कमेटी इसको क्या करेगी, पास करेगी। अदरवाइज ये क्या होगा, संसद का सिर्फ प्रस्ताव रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है कि यह जो कथन तीसरा यह सही है और इसका पहले से ही प्रयोग ईरान में होता आया है, ये भी बिल्कुल सही है। जो ईरान की मुद्रा रियाल है इससे पहले तोमन का प्रयोग होता था और अभी भी जब रियाल था तो रियाल के साथ तोमन का प्रयोग होता था। 10 रियाल को एक तोमन के नाम से जाना जाता था। तो कुल मिलाकर जो पहला जो कथन है वह क्या है, आपका गलत है और दूसरा और तीसरा कथन आपका सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका B, 2 और 3 क्या है, आपके सत्य कथन है। आगे बढ़ते हैं, वेनेजुएला के संदर्भ में सत्य कथन का आपको चयन करना। यहां की मुद्रा वेनेजुएला बोलियर है। दूसरा कथन है, IMF ने अभी अनुमान व्यक्त किया है कि यहां इस साल महंगाई 10 लाख फीसदी तक पहुंच सकती है, अर्थात महंगाई एकदम क्लाइमेक्स पर पहुंच सकती है। तीसरा कथन है, यहां एक USD अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर की कीमत 1 बोलियर के बराबर है। अगला कथन है, विश्व बैंक ने वेनेजुएला के लिए नई मुद्रा का विकास किया है। आपको चुनना है असत्य जो है कि इसमें से असत्य कथन। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा प्रश्न में करेक्शन है, असत्य कथन का आपको चयन करना है। तो इसमें जो असत्य कथन है वह है D, विश्व बैंक ने वेनेजुएला के लिए किसी नई मुद्रा का विकास नहीं किया है। हाँ, ये जरूर है कि यहां पर अगर आप USA का $1 लेकर जाते हैं तो उसको आप बेच सकते हैं 1 लाख बोलियर में। और यह भी कहा गया है कि आने वाले समय में यहां पर जो महंगाई है आधुनिक समय में सबसे एक्सट्रीम लेवल अर्थात 10 लाख फीसदी तक यहां पर महंगाई बढ़ सकती है। बात सही है और पहला स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन D स्टेटमेंट जो है कि विश्व बैंक ने वेनेजुएला के लिए नई मुद्रा का विकास किया है, यह गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में निम्न में से किन किन कानूनों को 3 साल के लिए स्थगित किया गया है? और विकल्प आपके पास है, औद्योगिक विवाद, कार्यस्थल पर सुरक्षा, ट्रेड यूनियन, कॉन्ट्रैक्ट मजदूर और कर्मचारियों की सेहत एवं कार्य करने की स्थिति। इनमें से आपको यह बताना है कि किन किन कानूनों को 3 साल के लिए स्थगित किया गया है। आपको मैंने लेबर लॉ वाला जो वीडियो था उसमें इसका डिटेल में मैंने आपसे चर्चा किया था। तो इसमें देखिए क्या है, एक विकल्प जो है वह है 1, 3, 4, 5। आपने जो है कि सही आंसर जो है इसका जो विकल्प है आपने डिसाइड कर लिया होगा। अगर आपने आंसर डिसाइड किया है C अर्थात सभी, तो आपका बिल्कुल प्रश्न जो है कि इसका जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, कैलाश मानसरोवर के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। अब देखिए, भारत के 3 माध्यमों, भारत से 3 माध्यमों अर्थात सिक्किम, नेपाल और उत्तराखंड से होकर आप कैलाश मानसरोवर
बिलावर जाया जा सकता है, पहला कथन है। दूसरा है उत्तराखंड होकर जाने वाला रास्ता अन्य की तुलना में बहुत छोटा है, आपको पता होगा। लिपू लेक तक BRO अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक सड़क का निर्माण किया है जो पैदल मार्ग से दूरी को समाप्त कर देगा। और जो अगला स्टेटमेंट है, नवनिर्मित सड़क की लंबाई जो है कि 180 किलोमीटर है, आपको डिसाइड करना है असत्य कथन। तो आपको पता है कि जो सड़क निर्मित हुई है इसकी टोटल जो लंबाई है लगभग 80 किलोमीटर है, ना कि 180 किलोमीटर। ये भी सही बात है कि BRO ने इस सड़क को बनाया है और इससे क्या हुआ है, लिपू लेक तक अभी तक हम जो जाते थे तो जो पैदल दूरी हम कवर करते थे अब वह दूरी समाप्त हो गई है। उत्तराखंड जाने वाला रास्ता अन्य की तुलना में छोटा है, ये भी सही है। और सिक्किम, नेपाल और जो है कि हम उत्तराखंड होकर यहां पर जा सकते, ये भी सही है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो विकल्प जो सबसे ज्यादा गलत दिखाई देता है वह है D, 180 किलोमीटर लंबा। आगे बढ़ते हैं, सहकारी बैंक के संदर्भ में अब कथनों पर आपको विचार करना। यह छोटे वित्तीय संस्थान होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के छोटे व्यवसायों को यह ऋण देते हैं, आपको पता होगा। यह खाता खोलना, धनराशि जमा करना और ऋण भी प्रदान करते हैं। इनका नियंत्रण सहकारी समिति अधिनियम 1965 के तहत होता है। अब आपको देखिए कूट का चयन करना है और वह है सही कथनों के कौन कौन से कूट आपको सही लगते हैं, अर्थात इसमें से कितने कथन सही हैं यह आपको बताना है। विकल्प आपके पास ये हैं, 1 और 3, 2, 3, 4, 2 और 3 और उपरोक्त सभी। तो अगर आपने आंसर डिसाइड किया है D, उपरोक्त सभी, तो बिल्कुल सही बात है। आपको पता है यह जो सहकारी बैंक होते हैं इनकी स्थापना ही इसीलिए की गई थी कि जिससे यह छोटे वित्तीय जो संस्थान हैं या जिनको छोटी मात्रा में लोन की जरूरत है उनको यह ऋण प्रदान कर सके। और यह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे व्यवसायियों को ऋण प्रदान करते हैं, यह इसका मेन कॉन्सेप्ट भी था। खाता भी खोलते हैं, धनराशि भी जमा करते हैं और ऋण भी प्रदान करते हैं। और इनका जो नियंत्रण होता है सहकारी समिति अधिनियम 1965 के तहत होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर RBI के जो पावर होती है वह थोड़ी सी यहाँ पे अन्य बैंकों की तुलना में कम होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होता है, सही कूट का आपको चयन करना है। तो ये सभी कथन इसके क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं और वो भी सहकारी बैंक से ही है, लेकिन वो CKP सहकारी बैंक के लाइसेंस रद्द करने के संदर्भ में। NPA का जो है कि यहाँ पर जो लाइसेंस रद्द किया गया है उसके कारण कौन कौन से थे, इस पर आपको विचार करना है। कि NPA का जो है कि परसेंटेज 96.83% हो गया था, आपको डिसाइड करना है। बैंकिंग नियमों का पालन यहाँ पर नहीं किया जा रहा था। तीसरा कथन है NPA का रिकवरी प्लान इनके पास कोई नहीं था। अगला जो स्टेटमेंट है, RBI द्वारा दिए गए नोटिस अवधि अर्थात नोटिस पीरियड में कोई सुधार इन्होंने नहीं किया। अब आपको यह बताना है कि जो लाइसेंस रद्द किया गया है इनमें से कौन कौन से कारण उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो इसका भी आंसर है D, सभी, अर्थात 1, 2, 3, 4। आपको पता है इसका जो NPA है वह ज़्यादा हो गया था, लगभग 97%, जो कि यहाँ पे 96.83% लिखा है, बिल्कुल सही है। यह बैंकिंग नियमों का पालन नहीं कर रहा था। RBI लंबे समय से कह रहा था कि आप जो है कि अपनी कार्यप्रणाली को बदलिए और जो सहकारी समिति के जो नियम हैं उनको फॉलो करिए, लेकिन नहीं कर रहा था। और RBI ने यहां तक कहा कि ठीक है, आपको हम कुछ समय देते हैं, नोटिस पीरियड देते हैं, आप अपने NPA जो कि बहुत ज़्यादा हो चुका है इसके रिकवरी कैसे करेंगे, आप इसका प्लान प्रस्तुत करिए। लेकिन यह प्लान प्रस्तुत नहीं कर पाए और इस तरह से सभी जो है कि सभी कारणों के कारण इनका जो है लाइसेंस कैंसिल किया गया। आंसर होगा D। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के उत्तरी सागर तट पर गोदावरी नदी के मुहाने के दक्षिण में स्थित है। अब आपको यह बताना है या नहीं, प्रश्न थोड़ा सा कठिन है। विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, आपको डिसाइड करना है। इसका जो कैचमेंट एरिया आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पूर्वी कर्नाटक और पूर्वी मध्य प्रदेश तक विस्तृत है। विशाखापत्तनम को विजाग तथा ईस्ट कोस्ट के गहरे
गहने के रूप में जाना जाता है? आप डिसाइड करिए। विशाखापत्तनम बंदरगाह को 1934 में व्यापार के लिए खोला गया था। अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें से सही कूट का चयन करना है। आई होप आपने सही कूट का चयन कर लिया हो। एक एक करके इसका हम परीक्षण करते हैं। जैसे इसमें लिखा है, पहला जो कथन है कि विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के उत्तरी सरकार तट पर गोदावरी नदी के मुहाने के दक्षिण में स्थित नहीं है, उत्तर में अवस्थित है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? गलत। दूसरा, विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह नहीं है, व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चौथा सबसे बड़ा जो है कि बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो कैचमेंट वाला एरिया का ये स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, और इसको बिजाक के नाम से और ईस्ट कोस्ट के गहने के रूप में जानते हैं, ये भी सही है। विशाखापत्तनम बंदरगाह को 1934 में व्यापार के लिए नहीं खोला गया था, 1933 में खोला गया था। तो इस तरह से आपके पास जो आंसर बचता है सही वह है सी, अर्थात 3 और 4 जो है कि स्टेटमेंट नंबर 3 और 4 जो है कि क्या है? सही है, और बाकी क्या है? गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला है वो जो है कि वो भी आंध्र प्रदेश से ही है। बिजाक गैस लीक दुर्घटना के संदर्भ में आपको क्या करना है? विचार करना है। स्टीरीन गैस के लीक होने के कारण यह दुर्घटना हुई, आपने काफ़ी सुना होगा, आपको परिचित है इससे। दूसरा स्टेटमेंट है, स्टीरीन को इथेनाइल बेंजीन और विनाइल बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। आप डिसाइड करिए। तीसरा स्टेटमेंट है, स्टीरीन का प्रयोग प्लास्टिक की संरचना में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। अगला है कि यह एक रंगहीन और वाष्पीकृत हो जाने वाली गैस है। आपको क्या करना है? इनमें से कौन से कथन सही हैं यह आपको बताना है। आपने आंसर बता भी दिया होगा। आई होप आपने आंसर ऑप्ट किया होगा डी, सभी तो सही बात है। इसका आपको पता है स्टीरीन गैस के लीक होने के कारण एलजी पॉलीमर्स में घटना हुई थी, और इसको इथाइल बेंजीनिल और विनाइल बेंजीनिल के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही है। प्लास्टिक की फैक्ट्री थी, उसके बाई प्रोडक्ट यहाँ पे बनते थे, और इसीलिए इसका प्रयोग होता था ताकि उसके किसी भी रूप में उसका परिवर्तन कर दिया जा सके। रंगहीन है और वाष्पीकृत भी हो जाती है। बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा डी, उपरोक्त सही। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से गलत कथन का आपको अब फिर से चयन करना है। अब चयन कीजिए। फैक्ट्रियों में स्टीरीन का भंडार तरल पदार्थ के रूप में 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किया जाता है। आपको पता होगा स्टीरीन गैस के संपर्क में आने के 10 मिनट के भीतर लोगों को सांस लेने में परेशानी, बेहोशी, त्वचा और रोग और कैंसर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आपको बताना है स्टीरीन के प्रभाव को कम करने के लिए हवा में 4-TRT ब्यूटिल कैलेटोल का छिड़काव किया जाता है। आपको बताना है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा रेड क्रॉस को रिलीफ ऑपरेशन चलाने की अनुमति दी गई। अर्थात कुल मिलाकर इनमें से एक ही कथन कोई असत्य है, और उसी असत्य कथन का आपको क्या कर देना है? चयन कर देना है। तो आइए एक एक करके। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक यह क्या हो सकता है? तरल पदार्थ में रह सकता है। यह बिल्कुल सही है। दूसरा जो है कि 10 मिनट के भीतर, अगर नहीं ऐसा नहीं है कि 10 मिनट के भीतर ही कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए संपर्क में आए तो उसको कैंसर होना अनिवार्य है। यह इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति इसके प्रभाव में कितने देर तक रहा। हाँ, ये जरूर होता है कि कोई भी व्यक्ति जब क्या होता है इसके संपर्क में आता है तो इसका रिएक्शन 10 मिनट के अंदर दिखने लगता है। व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होगी, बेहोश हो जाएगा, त्वचा संबंधी रोग जरूर हो जाएंगे, लेकिन कैंसर जैसी समस्या नहीं होगी। कैंसर जैसी समस्या तब होती है जब कोई व्यक्ति इससे लंबे समय तक इसके संपर्क में रहता है। तो आपको चुनना था असत्य कथन। तो कैंसर जैसी समस्या 10 मिनट के अंदर हो जाएगी, यह गलत है। बाकी सभी स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है वह है हाइपोक्सिया के संदर्भ में आपको विचार करना है। अब बताइए, हाइपोक्सिया को तो आपने सुना है, इसमें शरीर के किसी अंग या ऊतक को अर्थात टिश्यू को पर्याप्त जो है कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। पहला कथन। दूसरा, यह स्थिति अत्यधिक शारीरिक व्यायाम के कारण भी हो सकती है। अर्थात कोई जरूरी नहीं है बीमारी ही हो, यह आप जब हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज करते हैं, उससे भी हो सकती है। यह स्टेटमेंट कह रहा है। तीसरा है कि यह नवजात शिशु में अधिक होता है क्योंकि O2 की मात्रा अधिक होती है। आपको डिसाइड करना है। चौथा है लंग कैंसर, निमोनिया, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस आदि के कारण भी स्थिति हो सकती है। अब आपको पता होगा ये बीमारी क्या है। अगर आपको इसमें से क्या चुनना है, निम्न सही कथनों के कूट का आपको क्या करना है? चयन करना है। तो आप सही कथनों के कूट का आप चयन करिए। हम एक एक करके कथनों का आप चयन कर लेते हैं। आपके पास विकल्प भी आपको दिखाई दे रहे हैं, आप विकल्प देख लीजिए।
लीजिए कि आपको अगर विकल्प चुनना होता तो आपने कौन सा चुना होता। एक एक करके कथनों पर विचार करें। तो इसमें शरीर के किसी अंग या ऊतक में O2 का परसेंटेज कम हो पाता है। सही बात यह जो है कि इसमें क्या होता है, ऊतक को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और ये कंडीशन ही क्या बोला जाता है, हाइपोक्सिया बोला जाता है। यह अत्यधिक व्यायाम के कारण अर्थात एक्सरसाइज के कारण हो सकती है। कुल मिलाकर जब ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए, चाहे वो बीमारी हो या आप खुद कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दें जिससे तुरंत ऑक्सीजन को ज़्यादा ज़रूरत हो लेकिन वो नहीं मिल पाती है, तब इसको हाइपोक्सिया हो जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा, आप अचानक बैठे थे, आपको लगा एक्सरसाइज करना है, आप एक ही दिन में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज पहले ही दिन कर देते हैं, उस समय भी ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है। अगला स्टेटमेंट है कि नवजात शिशु में अत्यधिक होता है। बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि O2 की मात्रा अधिक होती है इस कारण नहीं, ध्यान दीजिएगा, इस कारण क्योंकि जो फेफड़े का विकास होता है वो शिशु में बहुत बाद में हो पाता है, अर्थात अन्य अंगों की तुलना में बाद में होता है। इसके कारण इस शिशु में एक बीमारी होती है। बाकी ये लंग कैंसर, निमोनिया, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस आदि के कारण भी ये हो सकता है। बिल्कुल सही है। तो आपके पास देखिए सही कथनों का कूट चयन करना है, तो आपको क्या करना होगा, कथन 3 को हटा दीजिए और बाकी जो आपका डी विकल्प है 1, 2 और 4 ये क्या है, बिल्कुल सही है। जो है कि आपका तीसरा जो कथन है यही क्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं। साइलेंट या हैप्पी हाइपोक्सिया क्या है, इसको आपको बताना है। आई होप आप बहुत आसानी से इसको बता देंगे। इसमें शरीर में O2 की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, यह तो गलत स्टेटमेंट है। कोविड-19 से संक्रमित मरीजों में यह स्थिति दिख रही है, बिल्कुल सही है। खून में O2 की मात्रा 80% से कम होने के बावजूद जो श्वसन संबंधी समस्याएं नहीं दिख रही, इसी को तो क्या बोलते हैं, साइलेंट या हैप्पी हाइपोक्सिया बोलते हैं। साइलेंट हाइपोक्सिया के कारण कोविड-19 से संक्रमित मरीजों में निमोनिया की स्थिति उत्पन्न हो रही। अब आपको करना है सत्य कथन का चयन, तो आपने सत्य कथन का चयन जो है कि कर लिया होगा। तो इसमें जो सत्य कथन है वह है आपका, एक एक करके आप इनको परीक्षण कर लीजिए और एक एक करके परीक्षण करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि इसमें शरीर में जो है कि O2 की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, यही गलत है। तो बाकी इसके अलावा जो विकल्प है 2, 3, 4 वही क्या है, आपका सही है। तो डी आपका जो है कि सही आंसर है। खैर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि अगर मैं प्रश्न जो है कि आपके सामने ला रहा हूं तो आप मुझसे पहले इसको सही सॉल्व कर ले रहे होंगे। RCEP के संदर्भ में अब आपको कथनों पर विचार करना है। इसका जो आदर्श वाक्य है वह है 1 विजन, 1 आइडेंटिटी, 1 कम्युनिटी। आपको बताना है इसका उद्देश्य वस्तु, व्यापार एवं सेवा, निवेश, आर्थिक व तकनीकी सहयोग और बौद्धिक संपदा का संवर्धन तथा विवाद का समाधान करना है। आपको पता होगा वर्तमान में इसके 10 सदस्य देश हैं। और अगला स्टेटमेंट है आसियान और FTA के भागीदार सदस्यों के बीच व्यापार नियमों को उदार और सरल बनाने के लिए इसकी जो औपचारिक शुरुआत है वह वर्ष 2011 से हुई थी। अब आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं यह आपको बताना है। चलिए एक एक करके हम तो पहला जो कथन है 1 विजन, 1 आइडेंटिटी, 1 कम्युनिटी, यह बिल्कुल सही है। दूसरा वस्तु, व्यापार और सेवा, निवेश, आर्थिक व तकनीकी सहयोग, बौद्धिक संपदा का संवर्धन, यह बिल्कुल ये भी सही है कथन दूसरा। लेकिन तीसरा जो कथन है कि इसमें सदस्य देश सदस्य नहीं है, हालांकि संगठन अभी बन ही नहीं पाया है, लेकिन वर्तमान समय में इसके जो भागीदार हैं वो 15 देश हैं, भारत उसमें शामिल नहीं है। तो स्टेटमेंट गलत है। यह भी कहा जा रहा है एशियान और FTA के भागीदार सदस्यों के बीच व्यापार नियमों को उदार व सरल बनाने के लिए इसकी औपचारिक शुरुआत 2011 से नहीं हुई थी बल्कि 2012 से हुई थी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कथन 1 और 2 ही क्या हैं, सही हैं, बाकी जो और कथन है वह गलत हैं। अब आगे बढ़ते हैं। RCEP में शामिल होने के लिए सदस्य देश ने अर्थात जो उसके भागीदार हैं उन्होंने भारत के लिए क्या क्या प्रस्ताव रखे। उन्होंने कहा है स्टेटमेंट के हिसाब से सभी वस्तुओं पर 2014 के बाद टैरिफ लागू रख सकता है, अर्थात भारत ने 2014 के बाद जो टैरिफ लागू किया था उसको मेंटेन रख सकता है। RCEP के भागीदार देश भारत से ऐसा कह रहे हैं इस कथन के अनुसार। दूसरा है रेचिट ऑब्लिगेशन
ऑब्लिगेशन से भारत को मुक्ति, आपको पता होगा ये क्या है। तीसरा है वॉल्यूम बेस्ड सेफ गार्ड मैकेनिज्म भारत अपना सकता है। चौथा है भारत के लिए अपना सेवा क्षेत्र खोलने के लिए यह जो आरसीईपी है, इसके जो भागीदार देश हैं वह तैयार है। आपको चुनना है सही विकल्प। एक एक करके कथनों का हम विचार करते हैं, अपने आप हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कथन सही है या नहीं। इसमें लिखा है सभी वस्तुओं पर 2014 के बाद के टैरिफ लागू रख सकता है, ऐसा नहीं कहा गया। इन्होंने कहा है भारत से कि अगर आप इसमें शामिल होते हैं तो 2014 के बाद जो आपने टैरिफ बढ़ाया है तो कुछ वस्तुओं पर आप वही टैरिफ मेंटेन कर सकते हैं, ना कि सभी वस्तुओं पर। यह गलत हो गया। देखिए मैंने आरसीईपी पर और इस पर पूरा बहुत डिटेल में बताया है, मैं व्याख्या नहीं कर सकता, मेरी भी लिमिटेशन आप समझ सकते हैं। दूसरा है रेचिट ऑब्लिगेशन से भारत को मुक्ति, जी नहीं मिली है। रेचिट ऑब्लिगेशन क्या कहता है कि अगर मान लीजिए हम 10 लोग हैं और 10 लोगों में से किसी एक व्यक्ति ने म्यूचुअल कंसर्न दिखाते हुए किसी चीज को घोषित किया कि मेरी यह जिम्मेदारी है, तो वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता, तो भारत को इससे मुक्ति नहीं मिली है। स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो कहीं ना कहीं पहला और जो दूसरा जो हमारा कथन है वह हमको क्या मिल गया? कथन जो है कि गलत मिल गया। तीसरा है कि वॉल्यूम बेस्ड सेफ गार्ड मैकेनिज्म भारत अपना सकता है, बिल्कुल सही कहा गया है। और इसके तहत क्या होता है कि किसी देश से मान लीजिए कितनी यूनिट का जो है कि आयात हम कर सकते हैं, इसको लेकर भारत जो है कि अपने नियम बना सकता है, ये सही है। भारत के लिए अपना सेवा क्षेत्र खोलने के लिए इसके जो भागीदार हैं वह तैयार हैं, ये गलत है। तो इस तरह से अगर आपको क्या करना, सही विकल्प का इसमें चयन करना है तो केवल आंसर होगा आपका सी। केवल 3 ही कथन नंबर तीसरा है कि वो सही है, बाकी क्या है? गलत है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से फिर से अब गलत विकल्प का आपको चयन करना है। गलत विकल्प, भारत में शराब पीने वालों का प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत 4.3 लीटर है। आपको डिसाइड होगा, पीते होंगे आपको पता होगा, अदरवाइज आपने वीडियो देखा होगा तो भी आपको पता होगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत शराब को खाद्य के अंतर्गत अर्थात फूड के अंतर्गत रखा गया है, यह कथन कह रहा है। उत्तर प्रदेश 28% राजस्व शराब से प्राप्त करने वाला राज्य है। अगला जो कथन है, शराब को जीएसटी के अंतर्गत नहीं रखा गया है। आपको क्या करना है? गलत कथन का चयन करना है, तो आप चयन कर लीजिए। देखिए भारत में शराब पीने वालों का प्रति व्यक्ति जो वार्षिक औसत है 4.3 लीटर है, बिल्कुल सही है। और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत जो है कि इसको फूड के अंतर्गत रखा गया, ये भी सही है। जीएसटी में शामिल नहीं है, ये भी सही है। और कहीं ना कहीं गलत क्या है? वह यह है कि 28% जो राजस्व शराब से प्राप्त होता है वह उत्तर प्रदेश को नहीं होता, वो तमिलनाडु को होता है। उत्तर प्रदेश को लगभग 23% जो है कि राजस्व शराब से प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं आपका गलत कथन हुआ सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए विचार। अफ्रीकन स्वाइन फीवर घरेलू और जंगली सूअरों में होने वाली संक्रामक बीमारी है। आप डिसाइड किए। यह एस्फेरवीरिडे परिवार के आरएनए वायरस के कारण होता है, आपको पता होगा। इसका जो पहला आउटब्रेक 1907 में अफ्रीका में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश, असम में इसका प्रसार तेजी से हुआ है। और अगला जो स्टेटमेंट है, पांचवा जो यहाँ पॉइंट नहीं पढ़ पाए, इसकी जो मोर्टालिटी रेट है वो 90% है। अब आपको क्या करना है? आप सही कथनों का आपको चयन करना है। तो आपने जो है कि इसका सही कथनों का चयन कर लिया होगा। एक एक करके इसको करते हैं। अफ्रीकन स्वाइन फीवर घरेलू और जंगली सूअरों में होने वाली संक्रामक बीमारी है, बिल्कुल सही है। तो कथन क्या होगा? एक आपका बिल्कुल सही है। और ये कहा जा रहा है कि यह आरएनए वायरस के कारण होता है, जी नहीं, ये डीएनए वायरस के कारण होता है। कथन 2 क्या हो गया? गलत हो गया। इसका पहला जो आउटब्रेक हुआ था 1907 में अफ्रीका में हुआ था, बिल्कुल सही है। और इसमें कहा जा रहा है इसका अरुणाचल प्रदेश, असम में इसका प्रसार तेजी से हुआ है। और इसकी जो मोर्टालिटी रेट है वो 90% है। ये जो है कि एक ही में है, मैंने ही गलत बता दिया था, पांचवा पॉइंट। तो कुल मिलाकर ये दोनों लाइनें एक ही में है। अरुणाचल प्रदेश और असम में इसका प्रसार तेजी से हुआ है और इसकी मोर्टालिटी रेट जो है कि 90% ना होकर 100% है। इस तरह से हमको क्या पता चलता है कि यह मोर्टालिटी रेट जो 100% होता तब ये सही होता, और यहाँ पे जो आरएनए वायरस बताया गया अगर डीएनए होता तो सही होता। तो इस तरह से एक और कथन 3 क्या है? सही है। आंसर क्या होगा आपका?
आपका सी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार कीजिए। जापान रिंग ऑफ फायर में स्थित एक द्वीपीय देश है, आपको पता होगा। जापान के अधिकांश द्वीपों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, आपको पता होगा। होन्शु, होक्काइडो, योकोहामा, क्यूशु यहाँ के प्रमुख द्वीप हैं जो जापान के 97% भाग पर विस्तृत हैं। आप डिसाइड कीजिए। जापानी अपने देश को निप्पन के नाम से भी बोलते हैं। अब आपको इसमें से गलत कथन का चयन करना है और आपके सामने स्क्रीन पर ये रहे जो है कि विकल्प। अब अगर आपने इसमें से कथन 3 को गलत चुना है तो बिल्कुल सही किया है। होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकु यह 4 द्वीप हैं जो कि इसके 90% एरिया को कवर करते हैं। योकोहामा जो है कि प्रमुख द्वीप समूह का नाम नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमको असत्य कथन चुनना था, तो हमारा जो विकल्प सी है केवल 3 ये क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं, पर्ल हार्बर अटैक का प्रमुख कारण क्या था आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा कि आपको प्रमुख कारण बताना है। एक कारण, सभी कारण आपको सही लगेंगे लेकिन प्रमुख कारण, यूएसए द्वारा जापान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना, पर्ल हार्बर की सामरिक महत्ता और एशिया प्रशांत क्षेत्र में मजबूत शक्ति बनना, यूएसए की नौसेना की सामरिक शक्ति को समाप्त करना और यूएसए द्वारा 1853 में जापानी इकोनॉमी को खुलवाना। तो देखा जाए तो हालांकि सभी कारण हैं, लेकिन अब जो पर्ल हार्बर को अटैक क्यों किया गया, उसी स्थान को क्यों चुना गया, यह है यूएसए की नौसेना की सामरिक शक्ति को समाप्त करने के लिए इसका ऐसा किया गया। तो अगर आप विकल्प का चयन सी करते हैं तो ज़्यादा सही होगा। अगला जो प्रश्न है वह है कि क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है कि किस कार्य में, इंक की सफाई में, ब्लीचिंग कार्यों में, सोना प्लेटिनम के निष्कर्षण में, पानी को साफ करने में। अब निम्नलिखित में से आपको एक सही विकल्प का चयन करना है। तो देख लीजिए आपके पास विकल्प भी ये हैं, फिर से ऑप्शन देख लीजिए किस किस काम में। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा जो मैंने रायगढ़ गैस लीक की घटना का जिक्र किया था उसमें मैंने इस वीडियो को कवर किया है, तो कहीं ना कहीं इससे यह पता चलता है कि यह जो आपका विकल्प डी है 1 2 3 4 ये सभी क्या है, सही है। स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही। आप समझ सकते हैं कि सुबह से लेकर अब तक आप 3 वीडियो देख चुके हैं और कितनी कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है मैं आपको बता नहीं सकता। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।